आपने वो कहावत सुनी होगी जिसमें कौवा कान ले गया। ये शोर मचाने के बाद कान को देखे बगैर लोग कौवे के पीछे दौड़ जाते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पर भड़काऊ पोस्ट देखे बगैर लोग सिर्फ बातें सुनकर प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने पहुंच गए। तो ये स्थिति आपने देखी कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने सिर्फ एक अफवाह को सुना और उसके बाद में लोग वहां पर पहुंचने, सड़कों पर उतरने शुरू हो गए। तो हमने आपको भदोही, कानपुर, कौशाम्बी, बीड़, गोधरा, टोंक जैसे शहरों की तस्वीरें दिखाई। ये सारे प्रदर्शन और घटनाएं अलग अलग शहरों और अलग अलग राज्यों में हुए। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, एक साथ अचानक ये घटनाएं एक दूसरे से सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर स्थित शहरों में रातों रात कैसे शुरू हो गई? क्या कोई एक संयोग था या फिर जानबूझकर किया गया प्रयोग? तो आज आपको यह भी जानना चाहिए किस तरह ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे इनका आपस में कनेक्शन मौजूद है। तो जिस तरह नेपाल में जेनजी ने सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को चलाया था, ठीक उसी तरह आई लव मोहम्मद की मुहिम को चलाकर देश के कोने कोने में ये प्रदर्शन करवाए गए। आज आप भी अपने सोशल मीडिया से जुड़े खास वर्ग के लोगों का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको दिखाई देगा बहुत से लोगों ने स्टेटस पर एक जैसे पोस्ट लगाए हैं जिसमें ये बातें कही गई हैं। पोस्ट में यह भी कहा जा रहा है कि अगर मोहम्मद से मोहब्बत है तो ये गुनाह हम करते रहेंगे। सोशल मीडिया में प्रदर्शन के दौरान वीडियो शेयर की जा रही हैं, भड़काऊ बातें भी की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दूसरों को उकसाया जा रहा है। इस बीच कोई इन्फ्लुएंसर मौलाना सामने आकर ये बयान दे देता है जो आग में घी डालने का काम करता है कि इस बार जो तकरीर की है वो तौकीर रजा ने अल्टीमेटम दिया है। आज आपको मौलाना तौकीर रजा को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, किस तरह वो सड़कों पर उतरने के लिए इस्लामिक जेनजी को तैयार कर रहे हैं। श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दे तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। जिन लोगों ने गुस्ताखियां की हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर हुकूमत एक हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। मौलाना तौकीर ने एक हफ्ते में सड़क पर उतरने की धमकी दी और जुम्मे की नमाज के बाद देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। गोधरा में तो पुलिस थाने पर हमला कर दिया गया क्योंकि इस्लामिक जेनजी को ये मौलाना भी बता रहे हैं भारत में आई लव मोहम्मद कहने को जुर्म बना दिया गया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या भारत जैसे देश में ऐसा हो सकता है? क्या आपने कभी अपने आसपास ये महसूस किया है? अपने ईश्वर से प्यार करने से किसी ने कभी किसी को रोकने की कोशिश की है? मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे देश में अपने ईश्वर से प्रेम करने पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी धर्म को पाबंदी नहीं है। अपना प्रेम का इजहार करने पर कहीं भी, किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कानपुर में क्या हुआ? आज आपको इसकी सच्चाई भी जाननी चाहिए जो कानपुर पुलिस ने बताई है, जिसके मुताबिक कानपुर के थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले में 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। कुछ लोगों ने परंपरागत स्थान से हटकर एक टेंट लगा दिया और उस पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष ने विरोध किया। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से पुलिस ने टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया और मामले को शांत करवा दिया गया। कानपुर पुलिस ने साफ किया है, आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई। तो सवाल उठता है, एफआईआर दर्ज क्यों की गई? पुलिस ने इसकी वजह भी बताई। कानपुर पुलिस के मुताबिक 12 वफात जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने हिंदुओं के धार्मिक पोस्टरों को डंडों से फाड़ा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। इसके बाद परंपरागत स्थान से हटकर टेंट लगाने और धार्मिक पोस्टर फाड़ने की वजह से एफआईआर लिखी गई। यानी आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब कानपुर पुलिस भी अफवाह नहीं फैलाने की सबसे अपील कर रही है। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए।
अब सवाल उठता है, अगर आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर नहीं लिखी गई तो यह पूरा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इस प्रदर्शन को भड़काने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? इस विरोध प्रदर्शन का मकसद क्या है? नेपाल में जेनजी सत्ता बदलने निकले थे, लेकिन भारत में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। ना कोई नारा लगा, ना सरकार का जिक्र किया गया। तो इन प्रदर्शनकारियों को इस्लामिक जेनजी क्यों बनाया जा रहा है? इसका मकसद क्या है? ये सरकार बदलने नहीं उतरे तो फिर क्या करने उतरे? आज आपको समझना चाहिए, इस्लाम के नाम पर जिन युवाओं को गुमराह किया गया, जो इससे पहले किसी साजिश में शामिल हुए, उनका मकसद क्या निकला। इस्लाम के नाम पर जिहाद करने वाले भारत में शरिया का कानून ये लागू कराना चाहते हैं। भारत में गजवाए हिंद करना चाहते हैं। भारत में इस्लामिक शासन लागू कराना चाहते हैं। आपको झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार आतंकी अशहर दानिश याद होगा, जिसे उसके 4 साथियों समेत हाल ही में गिरफ्तार किया गया। ये आत्मघाती हमला करना चाहते थे। इसके लिए आत्मघाती जैकेट ट्रायल कर रहे थे। आतंकी ट्रेनिंग के लिए जगह खरीदना चाहते थे। ये 5 आतंकी मिलकर गजवाए हिंद के लिए ISIS पैटर्न पर मॉड्यूल बना रहे थे। यानी इनका मकसद भारत में इस्लामिक शासन को लागू कराना था। हमने आपको डीएनए में मुंबई से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का एक गांव पड़धा की कहानी भी दिखाई थी। यहां रह रहे लोगों ने इसे भारत से अलग एक मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया था और शरिया का कानून मानने लगे थे। इस गांव के लोग उसी तरह रहते थे जैसे एक इस्लामिक स्टेट के लोग रहते हैं। मुस्लिम युवाओं को यहां पर बुलाकर ISIS को मजबूत करने की प्लानिंग थी। इस तरीके के कई मामले हाल फिलहाल में सामने आए हैं और अब इस्लामिक जेनजी तैयार करने की साजिश रची जा रही है। हम आपको आई लव मोहम्मद पर विवाद की अफवाह के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमने महाराष्ट्र से भी आपको दिखाई। संयोग से ये सारे बीजेपी शासित राज्य हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रदर्शन करने वाले किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सहयोगी होंगे। अगर इन्हें वाकई इस्लामिक जेनजी की तरह तैयार किया जा रहा है तो जो भी उनके मुख्य मकसद के आड़े आएगा, यानी गजवाए हिंद के आड़े आएगा, वो इनका दुश्मन बन जाएगा, फिर चाहे वो भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। इसलिए ऐसी ताकतों से सबको सावधान रहना होगा और जो लोग इस्लामिक जेनजी बनाने की साजिशें कर रहे हैं उनकी भी पहचान करनी है। मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले जेनजी को भी ये समझना चाहिए कि कौन मजहब के नाम पर उनका इस्तेमाल कर रहा है, कौन अफवाह फैलाकर उनके करियर को तबाह करना चाहता है। ऐसे कट्टरपंथियों से बचने की जरूरत है। Zee News.